हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज हम लोगों का वो बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। क्या होता है ना बात, चैप्टर लेखा क्लास 11 अच्छे तरीके से ए टू जेड सीखना है। सारी बातें आनी चाहिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम लोग अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर लेखांकन एक परिचय इसको शुरू करने जा रहे हैं और इसका लेक्चर संख्या 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम तो इसीलिए सारे के सारे इंसान उस जगह पे बसने लगे हैं। कोई व्यापार आज कंप्लीट करेंगे और कुछ क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्लास 12 में भी बहुत से ऐसे बच्चे एकदम थम्स अप दिखा दो कि हाँ। तो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर होने वाला है वो टॉपिक क्या है, लेखांकन के आवश्यक शब्दावलियां। और ऐसे आवश्यक शब्दावलियों में कई ढेर सारी शब्दावलियां हैं, इसमें से बहुत सी चीजें आज कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन शब्दावलियों से पहले जाएं, वहां तक पहुंचे, ठीक है, वहां तक पहुंचे, वहां तक जाएं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इतिहास लेके चलते हैं, है ना बात। ये हम लोग लेक्चर में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इतिहास लेकर के चलते हैं, है ना बात। हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, हिस्ट्री। बोलोगे सर ये क्या, आप अकाउंट्स के टीचर हो कि हिस्ट्री के टीचर हो, हिस्ट्री क्यों ले चल रहे हो। तो इसलिए ले चल रहे हैं ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा पता चले कि कैसे ये जन्म हुआ अकाउंटेंसी का, व्यापार का, एक कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट का कैसे जन्म हुआ। तो आप जानते हो कि पहले के समय, बहुत पहले चले जाओ, पुराने टाइम चले जाओ, तो क्या इंसान कैसे थे, बताओ किस तरह के थे। एकदम पहले चले जाओ, बहुत पहले, एकदम आदिकाल में, तो बताओ इंसान किस तरह के थे, किस तरह से इंसान रहते थे, किस तरह से जीते थे, बोलो। इंसान जो है आदि मानव कहलाते थे पहले के। आदि मानव लोग किस तरह से जीते थे, बताओ। आदि मानव क्या करते थे, शिकार करके खाते थे ना, ठीक है, मांस वगैरह ये सब खाते थे, पेड़ों की छाल में, गुफाओं में इस तरह से रहते थे, ठीक है। ये सारे तरीके से रहने का होता था। और जब ऐसे करके जब रहने होता था तो उसमें उस समय क्या कोई व्यापार की जरूरत था, कोई व्यापार होता था, कोई लेन देन होता था, नहीं। ज्यादातर इंसान अकेले जीवन जीना पसंद करते थे, है ना बात। परिवार वगैरह नहीं होता था, अकेले रहते थे। कभी बाई चांस किसी इंसान से मुलाकात हो जाए तो एक दूसरे से डर जाते थे, एक दूसरे से लड़ जाते थे, ऐसे करके बहुत अच्छा जीवन नहीं था, बड़ा बेकार जीवन था, अकेले जिंदगी कटता था, ठीक है। तो इस तरह से जंगलों में रहना था, कोई व्यापार नाम की कोई चीज नहीं थी, जो मिल गया वो खा लो, ठीक है, एकदम जानवरों की तरह रहो। लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 ये सब आपस में लड़ाई झगड़ा के चक्कर में, एक दूसरे को मारने के चक्कर में बड़ा दुख हो गया। इंसानों को जो है भावनाओं का विकास हुआ, इमोशंस पैदा होने लगे। इंसान की बुद्धि तो थी, है ना बात, बुद्धि तो भगवान दिए थे, धीरे धीरे उसमें ज्ञान भी आने लगा। तो इमोशंस आ गया, भावनाएं आ गया, किसी को मारने की जगह किसी के साथ दोस्ती करके रहना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके व्यवहार करना, ये सब पसंद आने लगा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी दिमाग में इनके आ गया कि भाई जिस जानवर को हम मार रहे हैं, ऐसे बहुत से जानवर हैं, उनको पाला भी जा सकता है, ठीक है, पाला भी जा सकता है। तो उन्होंने जो है पालना स्टार्ट किया, तो पशुपालन स्टार्ट हो गया। पशुपालन स्टार्ट हो गया, फिर उसको खिलाने के लिए चारा चाहिए, तो खिलाने के चारा घुमाते घुमाते नदियों के किनारे खिलाते खिलाते जो है उन्होंने पौधों को उगते हुए देखना, तो उन्होंने कृषि सीख लिया, खेती सीख लिया, किसानी सीख लिया। अब किसानी के लिए नदी चाहिए, नहर चाहिए, जहां पे पानी वहां चाहिए। तो इसीलिए सारे के सारे इंसान उस जगह पे बसने लगे। इस तरह से गांव बना, बस्ती बना, लोग इकट्ठा हो गए, एक साथ रहने लगे। जब सामान बनने लगा, उपज होने लगा, तो फिर वस्तु विनिमय होने लगा, बार्टर सिस्टम। पहली बार लेन देन ऐसे स्टार्ट हुआ, बात समझे। पहली बार लेन देन कैसे स्टार्ट हुआ, इस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसा, बार्टर सिस्टम के जरिए। एक इंसान ने एक वस्तु दिया, दूसरा इंसान ने दूसरी वस्तु दिया, एक दूसरे से वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय, ठीक है। तो पहली बार जो लेन देन स्टार्ट हुआ वो कौन सा लेन देन स्टार्ट हुआ, वस्तु विनिमय स्टार्ट हुआ, डन है बात। लेकिन अभी तक इंसान के मन में लालच जैसा भाव नहीं उत्पन्न हुआ, बस एक दूसरे की इच्छा पूरा हो जा रहा था, एक दूसरे की इच्छा पूरा हो रहा था, एक दूसरे की चीजों को लोग दे रहे थे, ले रहे थे, इस तरह से काम हो जाता है। लेकिन लालच जो है ना मन में, ये इसका जन्म अभी तक नहीं हुआ था। और जब तक लालच नहीं आया, भले ही बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन एक बात जान लो, लालच आया ना तभी व्यापार आया। जब तक लालच नहीं था तब तक व्यापार नहीं था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मन में लालच आना स्टार्ट हुआ, साथ में रहने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, ठीक है। जो ताकतवर है वो ज्यादा जमीन पे कब्जा करना है, तो जमीन को अपनी संपत्ति मानने लगे, तभी तो खेती करेंगे, तभी तो ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा लेन देन कर पाएंगे, अपना वर्चस्व बना पाएंगे। तो इस तरह से वर्चस्व बनने वाला कबीला, कस्बा, ये सब स्टार्ट होने लगा, वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। अब संपत्तियों की लड़ाई होने लगी,
है ना बात। फिर धीरे 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 जब गांव बना, गांव में लोग रहने लगे, कस्बा से कबीला, कबीला से कस्बा, और फिर उसके बाद गांव, इस तरह से सब रहने लगे। तो फिर क्या हुआ कि लोगों में, अब खेती क्या होता है आपको पता है ना, खेती मौसम का खेल है। जब मौसम होगा तभी खेती होगा, अच्छे मौसम होने चाहिए, हर फसल के लिए अपनी मौसम बने हुए हैं। तो उसमें होता क्या था कि खेती हर टाइम करने वाला काम नहीं है। जैसे हम लोग नौकरी पे जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, आपको हम क्लास रोज दे रहे हैं, ये रोज का काम है। लेकिन खेती रोज का काम नहीं है। खेती जब मौसम होता है उसका बकायदे, तभी वो एक एक काम उसका किया जाता है। तो बाकी टाइम इंसान फ्री बैठा रहता था। तो फ्री बैठे रहते क्या हुआ, लोगों में धीरे धीरे कला का जन्म होने लगा। अब लोग फ्री बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना टाइम पास करने के लिए। तो गाने लगे, नाचने लगे, कुछ लोग अपना हाथ की कलाकारी स्टार्ट कर दिए, कुछ वस्तुएं बनाने लगे, हस्तशिल्प कला युग स्टार्ट हो गया। कोई मूर्ति बनाने लगा, कोई सामान, कुछ रॉ मटेरियल जुटा के खेतों के कुछ सामानों को लेकर के कोई टोकरी बना ले, कुछ बास्केट बना ले, कुछ भी। तो इस प्रकार से समाज में तरह तरह के कलाकार का जन्म हो गया। अब कलाकार का जब जन्म हुआ तो पहले लोग अपनी इच्छा से अपने लिए वस्तु बनाते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दूसरे की वस्तु पसंद आने लगी लोगों को। अब पसंद आने लगी तो दूसरा लोग क्या किया कि हमको भी चाहिए। अब हमको भी चाहिए तो वो आदमी उसको देने लगा, देने के बदले उसको वस्तु मिलने लगा, और धीरे धीरे वो उसका रोज का काम हो गया। अब उसमें मौसम की जरूरत नहीं है, वो रोज का काम हो गया। तो धीरे धीरे वो अपना इस काम को ही व्यवसाय बनाने लगा। जाकर एक पर्टिकुलर स्थान पे जो पूरे गांव का बीच होता था, बीचों बीच, जहां से सारे के सारे लोग कनेक्ट हो पाए, बाजार बन गया। बाजार में जाकर के लोग इस तरह के वस्तु बेचने स्टार्ट हुआ, और वहां से स्टार्ट हुआ किस चीज का, व्यापार का, है ना बात। इस तरह से व्यापार का जो है जन्म हुआ। तो व्यापार का जन्म हुआ, लोगों के मन में लालच आया, अब लाभ कमाने की बात आ गया। ठीक है, अब लाभ कमाने की बात आ गया, व्यापार का जन्म हुआ। तो व्यापार, पहले कम लोग थे, ज्यादा सामान बिकता नहीं था, ज्यादा चीजें होता नहीं था, तो आराम से लोग अपना हिसाब किताब कर लेते थे, और ऐसा माना जाता है व्यापार का जन्म। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि व्यापार का जन्म ना, जो आधुनिक व्यापार का जन्म जो बोल सकते हो, वो एक तरह से बोल सकते हो 12वीं सदी के आसपास से माना जाता है। ठीक है, 12वीं सदी, 12th सेंचुरी, इसके पास से व्यापार का जन्म माना जाता है। अब इससे क्या हुआ कि लोग व्यापार जब करने लगे, करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते समाज जो है और विकसित हुआ और आधुनिक हुआ। धीरे धीरे मशीन का युग आ गया, मशीनों से सामान बनने लगे, ज्यादा सामान बनने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, वस्तुओं का और ज्यादा लेन देन होने लगा, और ज्यादा आदान प्रदान होने लगा, लाभ का और लालच पैदा हुआ, और लोग और व्यापार करने लगे। तो धीरे धीरे आज का आधुनिक युग बना। तो 12वीं सदी में जब व्यापार का जन्म हुआ और जनसंख्या बढ़ रही थी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहे थे, वस्तु ज्यादा बिक रही थी, लेन देन बढ़ रहे थे, तो लेन देनों का हिसाब किताब रखना बड़ा कठिन हो गया। क्योंकि भाई लाभ का जन्म हुआ तो लाभ, जैसे लालच का जन्म हुआ तो लाभ का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लाभ का कॉन्सेप्ट आ गया तो लाभ कितना हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो लिखने का काम स्टार्ट हुआ, और जब लिखने का काम स्टार्ट हुआ, है ना बात, जब लिखने का काम स्टार्ट हुआ तो जैसे लेन देन बहुत ज्यादा हो गया, तो अब तो याद करना एकदम मुश्किल हो गया, तो लिखना एकदम कंपलसरी हो गया। तो लिखना लोग स्टार्ट करते, अपने अर्न बर्न कैसे भी टूटा फूटा तरीके से अपना हिसाब किताब करने लगे, और करते 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 अंततः कहां पर, अंततः इटली में। ठीक है, इटली एक देश है, जानते हो। ठीक है, इटली देश में एक जगह है, एक शहर है, एक नगर है, जिसका नाम है क्या, वेनिस। तो इटली में अपना एक जगह है, एक शहर है, जिसका नाम है वेनिस। शहर का नाम पहले होता है, ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं। तो इटली के अपने वेनिस में, वेनिस उसका एक जो है शहर है, इटली के वेनिस नगर में एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, लूकस पेसियोली। ठीक है, लूकस पेसियोली नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, क्या नाम था, ल्यूकस पेसियोली। ठीक है, इस नाम के एक व्यक्ति, अब ये क्या थे, ये थे मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। ठीक है, गणित के विद्वान थे। कौन थे ये, तो ये थे एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक किताब लिखा। अब जब ये अपनी गणित की किताब लिख रहे थे तो उस समय जो वहां पर जो लेन देन होता था और लेन देन को लिखने की जो तरीके थे, हिसाब किताब करने के जो तरीके थे, उसको पहली बार सिस्टमैटिक वे में, ढंग से इन्होंने अपने उस किताब में एक चैप्टर में डिफाइन किया। ठीक है, पहली बार बताया, कब, किताब का नाम क्या था, इन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम था डी कंप्यूटी सेट। ठीक है, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरीज, ये इनके किताब का नाम था। ठीक है, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरीज, ये इनके किताब का नाम था, और ये किताब लिखा गया था कब, 1494। ठीक है, 1494 में लिखा गया था, और पहली बार लेखांकन जैसा, अकाउंटेंसी जैसा विषय का जन्म इन्होंने दिया, इन्होंने किया। तो अगर कोई पूछेगा लेखांकन का जन्म कब हुआ, 1494। ठीक है, किसने किया, लूकस पेसियोली ने। लूकस पेसियोली कौन थे, इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। तो लेखांकन का जन्म भी कहां हुआ, इटली के वेनिस नगर में हुआ।
धन्यवाद। समझ में आ रहा है ना, ये सारी बातें क्लियर हो गया। कब हुआ? 1494 में। और ये लूकास पेसियोली कौन थे गणितज्ञ, क्योंकि उसमें कॉमर्स कोई सब्जेक्ट नहीं था, अकाउंटेंसी कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो गणितज्ञ थे। और किताब कौन सा था? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। इतनी सारी की सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। धन्यवाद, सबको समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कहानी है हमारे किसके? लेखांकन के जन्म को लेकर के। ठीक है, लेखांकन के जन्म की हमने आपको कहानी बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया बात? पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ गए, सारा का सारा हिस्ट्री क्लियर हुआ, कैसे लेखांकन का जन्म हुआ, आदि मानव से लेकर के यहां तक खड़ा कर दिया हमने आपको। धन्यवाद, क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। चलो अब क्या है, जब ये लेखांकन का जन्म आपको समझ में आ गया, तो आगे जितनी भी चीजें हैं लेखांकन को लेकर के, जो जो बातें पढ़नी है, जो जो बातें सीखनी है, जो जो बातें जाननी है, वो सब बातें तो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में यही बात करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो विषय है जिसका नाम है अकाउंटेंसी, है ना बात, ये जो पूरा का पूरा विषय है जिसका नाम है अकाउंटेंसी, इसमें ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं जो आपको अभी जान लेना जरूरी है, ताकि आपको पूरा का पूरा अकाउंटेंसी समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है? लेखांकन के शब्दावलियां। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो लेखांकन के महत्वपूर्ण शब्दावलियां, आवश्यक शब्दावलियां। और इन शब्दों के लिए हम 2 क्लास रखे हुए हैं, आज हमारी पहली क्लास है। तो चलो हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो चलो भाई, पहला बात, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि यार संपत्ति क्या होता है। अब देखो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको संपत्ति के बारे में ना पता हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेट्स। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको संपत्ति के बारे में ना पता होगा। बोलो, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है संपत्ति क्या होता है। हेलो सर, 12th पीडब्ल्यू पर कब चालू होगा? 12th भी चालू है और अभी 2.0 इसका स्टार्ट होने वाला बहुत ही जल्द। ठीक है, एक क्लास मैम का चल चुका है, हमारा भी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे मिलेगा। वाईटी पे बने रहो, नोटिफिकेशन देखते रहो, साथ ही साथ पीडब्ल्यू ऐप पर जाओ। अर्ली बर्ड ऑफर तो चल रहा था, अब तो शायद एंड हो गया होगा क्योंकि बैच स्टार्ट हो गया। तो आप जाकर के 2.0 देख लो, उसकी क्या प्राइसिंग है, देखो, समझो, जानो। वाईटी पे ही सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है विनय, बात क्लियर है? तो चलो बात ये करते हैं हम लोग कि एसेट्स के बारे में पहले से ही संपत्तियों के बारे में सब लोग जानते होंगे, क्योंकि सबके अपने माँ बाप, बाप दादा, ठीक है, पूर्वज, इनकी कुछ ना कुछ पैतृक संपत्तियां होंगी, वो आप लोग के पास होगी, वो आप लोग देखते होगे और सुनते भी होगे कि मेरे पास ये संपत्ति, मेरे पास ये संपत्ति, मेरे पास वो संपत्ति। ठीक है, अब ये संपत्ति तो आम बोलचाल में हो गया, लेकिन रियल मायने में संपत्ति क्या होता है? रियल मायने में अगर हम लोग बात करें कि आखिर में ये संपत्ति है क्या, तो संपत्ति को जानो, अगर कॉमर्स में हम लोग जाने संपत्ति क्या होता है, तो कोई भी ऐसा वस्तु, संपत्ति क्या होगा? कोई वस्तु होगा, ये बात तो डन है। तो कोई भी एक ऐसा वस्तु जिस वस्तु पे क्या क्या हो, जिस वस्तु के पास कुछ गुण जो है निहित हो। सबसे पहला, संपत्ति कोई वस्तु होगा और उस वस्तु में सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला ये गुण होना चाहिए कि वो वस्तु क्या करना चाहिए? लाभ कमाने में मदद करे। ठीक है, पहला क्या करे? वो लाभ कमाने में मदद, यानी लाभ कमाने में सहायता प्रदान करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बताओ कि ऑफलाइन कोचिंग वाले ज्यादा कमाते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग वाले ज्यादा कमाते हैं? ठीक है, क्या ये छोड़ो, कमाई को हम शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा शिक्षा का इज्जत खराब हो जाएगा, है ना बात। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात बताओ, आप लोग जब मार्केट में जाते हो तो आपको 2 तरीके की दुकानें दिखती हैं। ठीक है, कभी मार्केट घूमने निकलते हो, आपको जनरली 2 तरह की दुकानें दिखती हैं। एक ऐसी होते हैं जो रोड पे अपना दुकान खोलती हैं, रेडी पटरी वाले जिसको कहते हैं, आराम से अपना जो है कुछ बिछा दिया, चादर वगैरह ये सब, उस पर अपने सामान रख दिया, उसको बेच रहे हैं। एक वो हो गया। और एक ऐसी होती है जिनके पास बकायदे अपना दुकान होता है और दुकान के अंदर अपना वो सामान बेच रहे हैं, है ना बात। ये बात क्लियर है? अब ये बता दो कि किसके पास ज्यादा लाभ होगा? रोड वाला जो रोड पे अपना दुकान चला रहा है, एकदम बिछाकर दरी वरी जो भी चादर उधर बिछा के अपना सामान बेच रहा है, उसका ज्यादा लाभ होगा, या जो दुकान में अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है उसका ज्यादा लाभ होगा? किसके पास ज्यादा लाभ होगा? कौन ज्यादा लाभ कमाएगा बताओ? ठीक, बोलो, बताओ। जो सामने जो रोड पे है उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति उसको लाभ कमाने में मदद नहीं कर रहा, बस वो प्रोडक्ट के जरिए जो उसके पास प्रोडक्ट जो थोड़ी सी संपत्ति है उसी से अपना वो लाभ कमा रहा है। और उसके दुकान वाले पास उसकी दुकान है, दुकान में उसकी सुविधाएं हैं, और उस सुविधाएं के साथ साथ जो है अपने सामान बेच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसमें अट्रैक्ट हो रहा है। कस्टमर भी अपना सुविधा वगैरह सब देखता है, उसके बाद ही सामान लेता है। तो इस हिसाब से जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उसके साथ उतना ही ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि संपत्तियां क्या करती हैं? लाभ कमाने में मदद करती हैं। धन्यवाद।
पहला क्लियर है। दूसरी बात क्या है, संपत्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का दूसरा कैरेक्टर यह है कि संपत्ति लाभ कमाने में मदद के साथ साथ संपत्ति के ऊपर स्वामित्व होता है। ठीक है, संपत्ति के ऊपर स्वामित्व होता है। स्वामित्व यानी मालिकाना हक, ओनरशिप, है ना बात। अगर दुकान किराए पे है ना तो दुकान उसकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जब वो दुकान उसकी खुद की होगी, उसका वो मालिक होगा, तब वो संपत्ति मानी जाएगी। तो कॉमर्स में संपत्ति के लिए ये नहीं कि बस लाभ कमाने में मदद कुछ भी करेगा तो संपत्ति हो जाएगा, नहीं भाई। लाभ कमाने में मदद करने के साथ साथ उसके ऊपर आपका स्वामित्व भी होना चाहिए, आप उसके मालिक भी होने चाहिए, तभी वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। सब आपकी संपत्ति नहीं हो जाएगी। ठीक, डन है बात, क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा, और उसके साथ साथ उसका अपना मूल्य होना चाहिए। ठीक है, मूल्य होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ वो कैश में देगा ही, कुछ ना कुछ उसको बेचने पे पैसा मिलना ही मिलना है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे तीन कैरेक्टर को अगर फॉलो करोगे तो संपत्ति क्या होता है समझ में आ जाएगा। डन है। कोई भी ऐसा वस्तु जो क्या होगा, जो लाभ कमाने में मदद करे, जिसके पास स्वामित्व हो, जो क्या है, जिसका अपना खुद का मूल्य होता है, वो हमारा क्या होता है, वो संपत्ति होता है। डन है बात। तो देखो यही बात बोल रहा है क्या, संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा में व्यक्त करने का मतलब उसका अपना मूल्य है, जिनका मूल्य होता है, वही बात है। और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन में आय अर्जन के लिए किया जाता है। आय अर्जन, आय से ही लाभ होता है, यानी लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं, लाभ कमाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए देखो कौन कौन सी संपत्ति है, मशीन, भूमि, भवन, ट्रक, रोकड़ आदि, ये सारी की सारी संपत्तियां हैं। और हमारा आगे चल के बनता है बैलेंस शीट। यहीं तक आपके डेफिनेशन कंप्लीट है, इसके बाद आपको आगे नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ आगे बात बता रहा है क्या, कि एक बनता है बैलेंस शीट जिसको आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग केवल चिट्ठा भी बोलते हैं, और एक नाम उसका तुलन पत्र भी होता है। तो इन्हें आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति भाग, ठीक है, एसेट्स, परिसंपत्ति, संपत्ति को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, आर्थिक चिट्ठा के एसेट साइड में, एसेट साइड, दो साइड उसमें होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो एसेट साइड में इसे दर्शाया जाता है यानी लिखा जाता है। तो ओवरऑल मिलाकर के यहां तक डेफिनेशन काफी है, इस लाइन को अगर नहीं भी लिखोगे तब भी डन है। ठीक, संपत्ति समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात हमारा है कि अब संपत्तियां अगर हम लोग समझ गए तो संपत्तियों के अपने प्रकार देख लो। व्यापार में, अकाउंटेंसी में हमारी जो संपत्तियां हैं उसके दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। कितने, दो प्रकार हैं। कैसे कैसे प्रकार है जानो। व्यापार में हमारी जो संपत्तियां हैं उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहला संपत्ति का प्रकार है जिसे हम लोग गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉन करेंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट। ठीक है, बात समझ में आ गया। पहला बात गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति जिसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है चालू संपत्ति जिसे हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार की संपत्ति होती है। अब किस संपत्ति को हम फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे, किस संपत्ति को हम लोग करेंट एसेट्स कहेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जानो, जो भी संपत्ति, ठीक है, जो संपत्ति आपका 12 महीने या 12 महीने से कम, जिसे हम लोग 12 महीना क्या होता है, एक वर्ष, वो लेखांकन अवधि होता है। ठीक है, तो जिस संपत्ति को लेखांकन अवधि के अंतर्गत यानी 12 महीने या 12 महीने से कम में रुपए में, कैश में, नगद में परिवर्तित करा लेते हैं, वही संपत्ति हमारा होता है चालू संपत्ति। ठीक है, क्या 12 माह या उससे कम में रोकड़ में परिवर्तित करा लें। ठीक है, 12 महीना या उससे कम में जिस भी संपत्ति का रोकड़ में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसको बेच दिया गया, उससे पैसा वसूल कर लिया गया, तो वही संपत्ति हमारा चालू संपत्ति कहलाएगा। ठीक, धन्यवाद, क्लियर है। और स्थायी संपत्ति क्या है, अब ये स्थायी है यानी ये लंबे समय के लिए। तो जो भी संपत्ति दीर्घ अवधि के लिए होता है, ठीक है, दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि यानी लंबे अवधि, जिसके हम लोग अकाउंटेंसी में 12 माह से ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, 12 माह से अधिक। तो जो भी संपत्ति 12 माह से अधिक के लिए होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्थायी संपत्ति कहते हैं। 12 महीने से ज्यादा के लिए, व्यापार में 12 महीने से ज्यादा दिन तक जो संपत्तियां चलती हैं वो हमारी दीर्घावधि संपत्तियां, दीर्घकालीन संपत्तियां यानी स्थायी संपत्तियां यानी गैर चालू संपत्तियां कहलाएगा। और जो 12 महीने या 12 महीने से कम की होती हैं उन संपत्तियों को हम लोग चालू संपत्तियां या अल्पकालीन संपत्तियां कहेंगे। धन्यवाद, क्लियर है अच्छे से। चलो अब इसमें देखोगे तो हमारी जो स्थायी संपत्तियां ना, इसके अपने दो प्रकार होते हैं।
एक होता है मूर्त संपत्ति, दूसरा होता है अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, अमूर्त संपत्ति को इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसी को दृश्य संपत्तियां भी कहते हैं, इसी को अदृश्य संपत्तियां भी कहते हैं। तो मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या होता है, ध्यान से समझो। तो मूर्त संपत्ति वो होता है जो संपत्ति क्या हो सकता है, जिसे देखा व छुआ जा सकता है, जिसे देखा व छुआ जा सकता है। ठीक है, जिस संपत्ति को देखा व छुआ जा सकता है वो संपत्ति क्या होता है, मूर्त संपत्ति होता है। डन है, समझ में आ गया। देखा व छुआ जैसे क्या, फर्नीचर, बताओ कौन सी संपत्ति है, देख सकते हो कि नहीं, छू सकते हो कि नहीं, कौन सी संपत्ति है, मूर्त संपत्ति। ठीक है, जैसे मशीन, देख सकते हो कि नहीं, छू सकते हो कि नहीं, कौन सी संपत्ति है, मूर्त संपत्ति। भवन, भूमि, सारी ये संपत्तियां जो आपको दिख रही है कौन सी संपत्ति है, मूर्त संपत्ति। डन है बात। तो ये हो गया। अब क्या है, अब अगला बोलता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति क्या होता है, अमूर्त संपत्ति क्या होता है, तो अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी जो है तो, जिसका होने का एहसास तो है, जो कैरेक्टर फॉलो कर रहा है संपत्ति का, क्या, लाभ कमाने में मदद, स्वामित्व और मूल्य होना, ये तीन कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। लेकिन रियल मायने में वो किस तरह का है, किस तरह का दिखता है, हम देख नहीं सकते, उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है कि हम देखें और छुएं। तो ऐसी अगर कोई संपत्ति है तो वो हमारी अमूर्त संपत्ति कहलाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें सबसे मेन एग्जांपल, सबसे मुख्य जो है उदाहरण है वो क्या है, ख्याति। ख्याति क्या होता है, ख्याति होता है गुड नेम, अच्छा नाम, अच्छा पहचान। ठीक है, व्यापार की जो ख्याति है ना वो भी उसकी संपत्ति है। व्यापार की जितनी अच्छी नाम होगे, जितना अच्छा पहचान होगा, ग्राहक उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होकर आएंगे। ग्राहक जितना ही ज्यादा अट्रैक्ट होकर आएंगे वो ख्याति की वजह से आएंगे, और ख्याति की वजह से आएंगे तो लाभ ज्यादा होगा। तो लाभ कमाने में ख्याति मदद किया कि नहीं किया, इसलिए वो क्या है, संपत्ति है। स्वामित्व भी उसका होगा, जिसकी ख्याति वो उसका मालिक, स्वामित्व भी हुआ, तो क्या है, संपत्ति है। और साथ ही साथ उसे बेचा भी जा सकता है, ख्याति को, अपने नाम को लोग बेचते भी है। बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं तो उसी नाम से दूसरा दुकान बनाने के लिए किसी और बिजनेसमैन को अपना नाम बेच देते हैं, तो ख्याति बिकती भी है। ठीक है, नाम बेचा भी जाता है। तो इसीलिए ख्याति क्या है, हमारी अमूर्त संपत्ति। कहां है, कैसा है, दिख नहीं रहा है, बस नाम है, पहचान है। नाम पहचान दिखता थोड़ी ना है संपत्ति की तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार की संपत्ति में आता है, अमूर्त संपत्ति। डन है बात, क्लियर। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति आपको समझ में आ गया कि 12 माह या उससे कम होगा। और चालू संपत्ति के अंदर में एक संपत्ति और हम लोग उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स, तरल एसेट्स, तरल संपत्ति। एक्चुअल में ये इसी संपत्ति का छोटा रूप है, छोटा भाई, इसके अंडर आता है। ठीक है, होता क्या है, तरल संपत्ति वे संपत्तियां जो शीघ्र, अतिशीघ्र नगद में परिवर्तित हो जाती है। शीघ्र, अतिशीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी नगद में जो परिवर्तित हो जाती है उसे जो है तरल संपत्ति कहते हैं। करंट एसेट भी अल्पकालीन होती है, लेकिन और ये अल्पकालीन है, उससे भी जल्दी, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, शीघ्र, अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी संपत्तियां हो गई। अब इसी संपत्तियों को देखो, यहाँ पे जो बातें हमने बताया वो लिखा हुआ भी है। ठीक है, फटाफट पढ़ते जाओ। गैर चालू संपत्तियां क्या है, वो संपत्तियां जो व्यवसाय में दीर्घकाल, ठीक है, लंबे समय तक रखी जाती है और पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। यानी उसे दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा गया, भाई खरीद गया, अपने पास रखें, लंबे समय तक रखें। ठीक है, इसमें हमारा उदाहरण दे दिया वही भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर यानी फर्नीचर, ख्याति, ये सब। ठीक है, अब गैर चालू संपत्तियां दो प्रकार की, मूर्त और अमूर्त। मूर्त हमने बता दिया, क्या, जिसे देखा व छुआ जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, उपस्कर। ठीक है, और अमूर्त संपत्तियां क्या है, जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता है, भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन मूल्य होता है। जैसे ख्याति जो हमने एग्जांपल दिया, पेटेंट्स भी एक होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब हमारी अमूर्त संपत्तियां है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दिखता थोड़ी ना है, लेकिन वो भी संपत्ति है ना बात। तो ये सारी के सारी क्या है, अमूर्त संपत्तियां। डन है बात, ये बातें हो गया। अब आगे देखो, यहां तक बातें डन है। चलो नेक्स्ट हमारा जो है चालू संपत्तियां हमने बता दिया। चालू संपत्तियां क्या होती है, चालू संपत्तियां होती है जो पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है, उसकी अल्प अवधि की होती है, अर्थात 12 माह के अंदर। सिर्फ 12 माह के अंदर मत समझना, 12 माह या 12 माह से कम वो होगा। ठीक है, और इसलिए इन्हें चालू संपत्तियां कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये लगातार बदलती रहती है, परिवर्तनशील, इसका ये नाम भी है। उदाहरण के लिए क्या है, प्राप्य बिल, स्टॉक, देनदार, रोकड़, पूर्वदत्त, ये सारे के सारे हमारी चालू संपत्तियां। ठीक है, उदाहरण याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में अक्सर उदाहरण पूछे जाता है, तो उदाहरण याद होना चाहिए।
ठीक, सारी संपत्तियों के बारे में समझ में आया। और तरल संपत्ति हमने क्या बोला, जो शीघ्र अतिशीघ्र नगद में हो जाए, या तो नगद ही हो या तो नगद में परिवर्तित हो जाए जल्द से जल्द। तो तरल संपत्तियां चालू संपत्तियां हैं, वे चालू संपत्तियां जो नगद या नगद के रूप में या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। तरल संपत्तियों में स्टॉक और पुरोधत व्ययों को जो है शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार चालू संपत्तियों में से अगर स्टॉक और पुरोधत व्यय घटा दो तो तरल संपत्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वही है, जो हमारा चालू संपत्ति है वही एग्जाम्पल मिलेगा, बस ये पुरोधत व्यय और स्टॉक इसको छोड़ दो। ठीक है, तो रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल, अल्पकालीन निवेश, ये सारी की सारी हमारे इसके अंतर्गत आती है। ठीक, धन्यवाद। तो ये हो गया, हम लोग सारी की सारी संपत्तियों के बारे में जान गए। इसके अलावा हम लोग जो है ना, दो प्रकार की और संपत्तियां होती है। वैसे एक प्रकार की संपत्तियां जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। एक संपत्ति होता है जिसको कहते हैं क्षयशील संपत्तियां, क्षयशील संपत्ति। अब ये क्या होता है, एक ये भी संपत्ति होता है, किसी को पता है, नाम से बता सकते हो क्या होता है, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या, बोलो क्षयशील संपत्तियां क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा जो अंदाजा लगा सकता है क्या होगा, बोलो नाम से। ऐसा तो नहीं है कि छह वर्ड पहली बार सुना है, छह मतलब क्या होता है, अंदाजा, लाइक वेजिटेरियन। बिल्कुल सर, लाइव क्लास शो नहीं कर रहा है, ये क्लास वैसे नहीं, वो माल। अब ये कौन सी संपत्ति खत्म होते जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्षयशील संपत्तियां क्या हो गया, क्षयशील संपत्तियों में हम लोग बोलेंगे ऐसी संपत्तियां जो नष्ट होती हैं। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जो खत्म होते जाती हैं। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जो खत्म होते जाती हैं प्रयोग के साथ खत्म होते जाती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी संपत्ति है, कोई संपत्ति बता सकते हो जिसको प्रयोग करते जाओ खत्म होते जाएगा और एक समय बाद जो है ना पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, और एक समय बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसी कौन सी संपत्ति है। तो इसका एग्जाम्पल जानते हो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे क्या, जैसे जो खान होता है, खान, कौन सा खान, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना बात वही, बोलो खान मतलब कौन सा खान, खान यानी माइंस। ठीक है, खान यानी क्या, माइंस की बात कर रहे हैं, माइंस, जैसे कोयले का खान, सोने का खान। ठीक है, ये सब, तो ये सारी के सारी जो खाने हैं, ये कौन सी संपत्ति, ये क्षयशील संपत्तियां हैं, क्योंकि उसमें से कोयले की खान है, कोयला निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। सोने की खान है, सोना निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, खाने, खाने लिख दे रहे हैं, समझ लेना भाई, और जैसे में डाल देना है कोयले की खान, वरना आप लोग सही में खाने मतलब कुछ और समझ लोगे, कोयले की खान आदि। ठीक है, धन्यवाद, क्लियर हो गया बढ़िया से। ठीक, चलो, हाँ पेट्रोलियम वगैरह हो गया, पेट्रोल का कुआं मिलता है ना, वो भी बिल्कुल एकदम सही आपने बोला। ठीक है, महेश वर्मा, है ना बात, बिल्कुल सारे बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं। डन है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो, तो संपत्ति क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अगला, अगला हमारा पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में देखो क्या बोला, दायित्व। दायित्व को इंग्लिश में कहते हैं हम लाइबिलिटीज। ठीक है, दायित्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। अब ये लाइबिलिटीज क्या चीज है भाई, लाइबिलिटीज क्या होता है, तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसे आपको किसी अगले व्यक्ति को देना हो, यानी उस व्यक्ति का आपके ऊपर कर्ज हो। ठीक है, वही क्या होता है, वही दायित्व होता है। यानी दायित्व का सीधा सीधा संपर्क आप समझ सकते हो, सीधा सीधा मतलब समझ सकते हो सरल शब्दों में, कर्ज। ठीक है, कर्ज ही हमारा क्या होता है, दायित्व हो जाता है। डन बात, दायित्व को आप क्या समझ सकते हो, कर्ज भाई दायित्व है, और कर्ज होगा तो मतलब क्या होगा, जिसे चुकाना होगा। तो दायित्व का डेफिनेशन ये भी कह सकते हो कि जिसे चुकाना है वही दायित्व है। ठीक है, जिस भी चीज को देना बाकी है वो क्या है, वो दायित्व है। क्या देना बाकी हो सकता है, किसी को पैसा देना बाकी हो सकता है, किसी को सेवा सर्विसेज देना बाकी हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, दायित्व है। ठीक है, किसी को सर्विस देना बाकी हो, किसी को सेवा देना बाकी हो, किसी को कोई सामान देना बाकी हो, कुछ भी किसी को अगर देना बाकी है, अगर आपके ऊपर, यानी आपके ऊपर वो कर्ज है, तो वो क्या है, वो दायित्व है।
डन है बात, क्लियर हो गया, एकदम आसान डेफिनेशन। ठीक, चलो जैसे बता रहा क्या, वह धन, यहां पे धन बोल दिया, धन में आप सारी चीजें ले लो, पैसा ले लो, माल ले लो, संपत्ति ले लो, कुछ भी ले लो, सेवा ले लो, सब चीज, ठीक है। तो यहां पे धन बोल दिया, तो वह धन जो व्यवसायिक उपक्रम को दूसरे व्यक्ति या संस्था को देना है, दायित्व कहा जाता है, किसी सामने वाले को देना है। जैसे लेनदार, लेनदार एक दायित्व है, क्योंकि लेनदार क्या होता है, लेनदार मतलब होता है लेने वाले, यानी जिस भी व्यक्ति को आपको पैसा देना है उस व्यक्ति को लेनदार कहते हैं, तो लेनदार दायित्व है। दे बिल, दे बिल यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपको पैसे का भुगतान करना है, तो वो दे बिल होता है। जैसे ऋण यानी लोन, कर्ज आपने लोन लेकर के रखा तो वो दायित्व हो गया। उसके बाद है हमारा बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है, जैसे अधिविकर्ष यहाँ पे लिखा है, बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है कि आपने जितना जमा किया तो उससे ज्यादा निकाल दिया, तो वो आपके ऊपर दायित्व है, वो भी एक प्रकार का ऋण होता है, बैंक लोन, तो वो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार दायित्व देता है, देता यानी देने वाला, ठीक है। ये ऐसी राशियां हैं जो लेनदारों को भविष्य में दे हैं, ये ऐसी राशियां जिसे लेनदार को भविष्य में देना है, दे या है मतलब उसको देना बाकी है, ठीक है। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारियां हैं जिसे स्वामी कोष में शामिल नहीं होता है, यानी दूसरे शब्दों में दायित्व को बोल सकते हैं कि दायित्व एक ऐसा अमाउंट है जिसे आपको देना है, व्यवसाय है, व्यवसाय को चुकाना है, लेकिन किसको चुकाना है, बाहरी लोगों को चुकाना है, अपने स्वामी को छोड़कर, स्वामित्व कोष बोला ना, यानी स्वामी को छोड़कर, स्वामी को छोड़ करके बाकी किसी को कुछ भी देना है, वो दायित्व की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे हम व्यापार कर रहे हैं, तो मेरे व्यापार द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ भी पैसा देना है तो वो दायित्व है व्यापार का, लेकिन व्यापार को अगर हमको कुछ देना बाकी है तो वो दायित्व नहीं है, वो स्वामी कोष की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। तो ये बात हो गया, चलो भाई। और इसके लिए फॉर्मूला है, दायित्व बराबर क्या होता है, संपत्तियां माइनस पूंजी। अगर संपत्तियों में से पूंजी को घटा दो, ठीक है, लायबिलिटीज कैसे आता है, अगर एसेट्स में से कैपिटल को घटा दो तो आपको दायित्व मिल जाता है, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है, ये सूत्र हो गया। और एग्जाम्पल आप यहां पर देख लो, दायित्व के उदाहरण वहां भी देख लो, दिया ही था, बैंक व्यय, लेनदार, बैंक ऋण, लेनदार, देय विपत्र, अधिविकर्ष, आदत व्यय, ये सारे के सारे दायित्व के एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात हमारा क्या है, अब जैसे संपत्ति के प्रकार देखें, दायित्व के भी अपने प्रकार है। संपत्ति के जिस तरह से प्रकार हम लोगों ने देखा, उसी तरह से हमारे दायित्व के भी अपने प्रकार हैं। और दायित्व के प्रकार की अगर बात करें तो दायित्व का वर्गीकरण भी उसी तरह से होता है जैसे संपत्ति का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का, दो तरह का। एक हो गया जिसे हम लोग गैर चालू दायित्व, स्थायी दायित्व कहते हैं, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है चालू दायित्व जिसे हम लोग करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। सेम तरीका इसका भी पहचानने का, क्या, करेंट लायबिलिटीज कौन सा लायबिलिटीज होगा, जिसे 12 माह या उससे कम में भुगतान करना है, ठीक है, दायित्व है मतलब देना है ना, भुगतान करना होगा। तो जिस भी दायित्व को 12 महीना या उससे कम में भुगतान करना बाकी है, ठीक है, करना है, वो दायित्व हमारा क्या होगा, चालू दायित्व होगा। और इसीलिए इसको जो है ना अल्पकालीन बोलते हैं हम लोग, 12 महीना या उससे कम के समय को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पकालीन कहते हैं, ठीक, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन। और हमारा गैर चालू दायित्व क्या होगा, वो जिसे 12 माह से अधिक, 12 माह के बाद, ठीक है, वो जिसे 12 माह के बाद भुगतान करना है, वो कौन सा दायित्व होगा, वो हमारा गैर चालू दायित्व होगा। इसीलिए इसको दीर्घकालीन कहते हैं, 12 माह से अधिक वाले समय को हम लोग दीर्घकालीन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी दायित्व के साथ अगर अल्पकालीन वर्ड जुड़ गया, समझ लेना चालू दायित्व है। किसी भी दायित्व के साथ दीर्घकालीन वर्ड जुड़ गया, समझ लेना गैर चालू दायित्व है। यही इसका पहचानने का तरीका है, ठीक, डन है बात, समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। तो ये हो गया हमारा दायित्व के बारे में। और ये देखो दोनों के डेफिनेशन यहां पे दिए हुए हैं। गैर चालू दायित्व में क्या बोला है, ऐसे अभिराय जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात देना है। एक लंबी अवधि, कितनी लंबी अवधि, तो 12 महीना से ज्यादा लंबी अवधि यहां पे बोला है। हमने आपको टाइम भी बता दिया कितना, 12 महीने से ज्यादा का कोई भी होगा तो दीर्घकालीन में आएगा। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए आपका ऋण पत्र होता है, दीर्घकालीन ऋण होता है, दीर्घकालीन जमाएं होता है। कुछ भी अगर दीर्घकालीन लग गया है ना तो क्या होगा, गैर चालू में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चालू दायित्व के बारे में जानते हैं। तो चालू दायित्व क्या होगा, साधारण 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष 12 महीना होता है, 12 माह या उससे कम के समय का हमारा चालू दायित्व होगा। जैसे देखो देय विपत्र, विविध लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण और अदत्व, ये सारे के सारे चालू है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल याद रखना यार, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सर, बोलो क्या हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक डन है। नेक्स्ट बात देखो क्या है, नेक्स्ट बात अगर हम लोग दायित्व समझ गए, अब बात आता है पूंजी के देखने के लिए, भैया पूंजी क्या होता है। पूंजी को हम लोग कैपिटल कहते हैं,
पूंजी को कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? इस शब्द के बारे में भी आप लोग पहले से सुन के रखे हुए हो। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसके वो पूंजी के बारे में ना पता हो कि पूंजी क्या होता है। सर अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर, ये अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर भी समझ लो, फर्स्ट लेक्चर भी भाई आज ही से बैच स्टार्ट हो रहा है 2.0, पहला क्लास है, पहला लेक्चर नंबर फर्स्ट है ना। इस क्लास को दोबारा से आप बताओ, ठीक, आप जल्दी से बताओ कि क्या आप बच्चों ने कभी भी ये पूंजी वर्ड सुना है कि नहीं, कि पूंजी क्या होता है? समझना है ना बात। उसके बाद क्या करना, इस क्लास को रिवाइज कर लेना शुरू, फिर बगल वाले से पूछ हुआ आप जो है दोबारा से देख लेना। तो क्या होता है पूंजी? क्या होता है? सोने से जो पूंजी लगाए गए हों, सोने से, ठीक है। महेश को लग रहा है पूंजी मतलब जो सोने से लगाया जाता है। यस सर, व्यवसाय में लगाया गया कैश पूंजी कहलाता है। तृप्ति लग रहा है पहले से पढ़ी है, ठीक है। जॉब पूंजी एक कोई भी काम के लिए रखा जाता है या फिर उसके उपयोग के लिए जाते हैं उसे पूंजी। देखो ये देखो महेश वर्मा ने जो बताया, देखो इन्होंने वो बताया जो एक जनरल बच्चा जानता है, ठीक है। सर ने पढ़े इंग्लिश मीडियम था बट अब हिंदी कर रहा हूँ तो समझ जरूरी है। यश पाठक भी एकदम सही, वो यही बताया कि पूंजी हमारे कॉमर्स में, व्यवसाय में पूंजी क्या होता है कि जिस भी चीज से, देखो व्यवसाय कैसा होता है, एक हो गया व्यवसाय, ठीक है, एक हो गया व्यवसाय जिसको हम लोग इंग्लिश में कह दिए बिजनेस, ठीक है भैया, एक हो गया व्यवसाय जिसको इंग्लिश में हम लोग कह दिए बिजनेस, ठीक। तो भाई एक हो गया व्यवसाय को चलाने वाला, चलाने वाला, व्यवसाय को स्टार्ट करने वाला, व्यवसाय का मालिक, ठीक है। तो एक हो गया व्यवसायी जो व्यवसाय का मालिक हो गया, है ना बात। एक हो गया व्यवसायी जो व्यवसाय का मालिक हो गया, व्यवसाय को चलाने वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन। धन्यवाद। अब हुआ क्या कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें लगाया, बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में जो जो चीजें लगाया वो सारी की सारी चीजें पूंजी कहलाएगा। जैसे क्या, उसने नगद रोकड़ लगाया, पैसा लगाया, धन लगाया, वो हमारा पूंजी है। उसने कोई संपत्ति लगाया, वो हमारी पूंजी है। उसने कोई माल दे दिया, वो हमारी पूंजी है। तो सारी की सारी चीजें पूंजी होगा जो भी इस व्यक्ति ने यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर अपने लगा दिया बिजनेस को चलाने के मकसद से, ठीक है, वो सब कुछ हमारा पूंजी होगा, ठीक। तो यही बात यहां पर क्या लिखा है कि उस धनराशि या माल, ठीक है, माल भी लिखा है, धनराशि भी बोला है, यहां पे संपत्ति भी दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कहा कि पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। देखो कौन स्वामी जो है किसमें लगा रहा है, व्यवसाय में। यही बात हमने बोला ना, स्वामी यही स्वामी है, व्यवसाय में लगा रहा है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी क्या होता है? पूंजी वह धनराशि जिससे व्यापार का प्रारंभ होता है। भैया जब तक व्यापार का मालिक व्यापार में कुछ लगाएगा नहीं तो व्यापार का जन्म ही कहां से हो पाएगा? हो पाएगा नहीं ना। तो व्यापार का मालिक व्यापार में लगा रहा है, व्यापार को प्रारंभ कर रहा है, और पूंजी व्यवसाय का संपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा ठोकता है, ठीक है, उसका यह दावा है। पूंजी लगाने से यह होता है कि व्यापार, देखा हम लोग जब लेखांकन करते हैं ना तो हमारा पूरा ध्यान व्यापार के रहता है, व्यापार के लिए हम लोग लेखांकन करते हैं। तो व्यापार और व्यापारी दोनों को अलग अलग माना जाता है लेखांकन के अंदर। तो व्यापार व्यापारी के लिए इसको अपने पास दायित्व की तरह रखता है कि भैया इन व्यक्ति को इतना पैसा हमको लौटाना है, ठीक है। तो यही यहां पर बोल रहा है क्या कि पूंजी व्यवसाय की संपत्तियों पर स्वामी का दावा है। लेकिन आपको इतना पंचायत नहीं याद रखना, आपको बस इतना ही याद रखना है कि पूंजी क्या होता है। यहां से लेके यहां तक ही पूंजी का डेफिनेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अतः इसे आर्थिक चिट्ठा के जो है दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। इस प्रकार पूंजी जो है कुल संपत्तियां माइनस कुल बाह्य दायित्व। पूंजी का भी यहाँ पे सूत्र जान लो। पूंजी का सूत्र होगा, पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में पहले लिख दे, पूंजी बराबर क्या होता है, संपत्तियां माइनस दायित्व। पूंजी बराबर क्या हो गया, संपत्तियां माइनस दायित्व। एक हो गया ये हिंदी में, और दूसरा इंग्लिश में हमारा सूत्र देखो, इसी सूत्र को इंग्लिश में कैसे लेंगे कि कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये सूत्र हो गया पूंजी का, ठीक है। तो पूंजी का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या हो गया, पूंजी का डेफिनेशन यही है कि व्यापार का स्वामी द्वारा व्यापार को शुरुआत में, व्यापार को शुरू करने के लिए तथा व्यापार को चलाने के लिए जो भी धनराशि, संपत्ति, माल व्यापार में लगाया जाता है वो पूंजी कहलाता है, ठीक। धन्यवाद। तो पूंजी, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, आगम। आगम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। अब ये आगम क्या है, रेवेन्यू क्या है, नाम से समझो आगम। क्या समझ में आ रहा है, बोलो आगम मतलब क्या समझ में आ रहा है, बताओ नाम से बताओ, क्या क्लियर हो रहा है, दिमाग में कुछ बात आ रहा है,
कुछ बातें दिमाग में आ रही है कि नहीं, कि आगम क्या होता है? जल्दी से बताओ, कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं दिमाग में कि आगम क्या होता है? बोलो। डन है? बोलो, आ रहा है? बोलो 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 भाई। इतना लेट रिप्लाई दोगे, थोड़ा सा टाइपिंग का स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा। ना पेड बैच है, ठीक है, इसके फर्स्ट 2.0 कॉमर्स का 2000 लो प्रदान करने वाला। व्यापार में आप पैसा ला रहे हो ना, पैसा आपको मिल रहा है ना कहीं से, किसी भी रूप से, आगम है। जैसे किससे आगम होगा में आ रहा है कि आगम मतलब पेस स्टेट बोर्ड कॉमर्स का 2026 का बैच है, आप उसे जाकर के देख सकते हो, सर्च करके ले सकते हो, वन शॉट वीडियो और एमसीक्यू के जरिए सारा का सारा वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो उसके जरिए भी आप सीख सकते हो सब चीज, ठीक। तो आगम मतलब क्या होता है? आगम मतलब आने वाला, बिल्कुल ऐसा समझो ना, आगम समझ में आ रहा है कि आगम मतलब कुछ आने की बात हो रहा है, बस यही जान लो। व्यापार में आप पैसा ला रहे हो ना, पैसा आपको मिल रहा है ना कहीं से, किसी भी रूप से, आगम है। जैसे किससे आगम होगा? तो व्यवसाय में वस्तुओं के विक्रय, कैसे पैसा प्राप्त होगा? भाई माल बेचेंगे अपना, वस्तु बेचेंगे अपना, उसी से पैसा आएगा ना वो, या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाएं, या फिर देखो दो तरीके से हम लोग आगम प्राप्त करते हैं, या तो अपना माल बेचते हैं, अगर एक व्यापारी हैं सामान बना के बेच रहे तो माल बेच करके पैसा प्राप्त करें, या फिर सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं तो अपना सेवा बेचते हैं, उसके जरिए पैसा मिलता है, ठीक है। तो वस्तुओं के विक्रय या फिर उपभोक्ता को कोई सेवा दे करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बार्बर होते हैं क्या करते हैं बताओ? नाई लोग क्या करते हैं? बाल काटते हैं ना, काटते हैं ना, उसी से ना उनका पैसा कमा रहे हैं। मोची लोग क्या करते हैं? जूते उते सुलते हैं, उसी से उनका पैसा हो रहा है ना। तो क्या वो कोई माल बेच रहे हैं? नहीं ना, वो अपनी सेवा बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो सेवा बेच करके भी उपभोक्ता को या तो सेवा दे करके या तो वस्तु को बेच करके, ठीक है, या फिर व्यापारिक मदों जैसे किराया, कमीशन, ब्याज, लाभांश, इन सब के जरिए अगर कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो वही क्या है? वही आगम है। यानी किसी भी कारण से अगर आपको धनराशि प्राप्त हो रहा है, अमाउंट कुछ प्राप्त हो रहा है, नगद कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपका आगम है, ठीक। धन्यवाद। तो इसमें संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि सम्मिलित नहीं होती, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। संपत्ति बेच करके अगर पैसा आ रहा है ना, वो आगम नहीं है, उसको आगम मत गिन लेना। संपत्ति बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा वो आगम नहीं है। वो कहां तक आगम है? माल बेच करके आप पैसा कमा रहे हो तभी आगम है। संपत्ति मत बेचने लगना, उससे जो पैसा आएगा उसको आगम में शामिल नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट बात, आगम समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्यय। अब व्यय क्या है भाई? व्यय को इंग्लिश में एक्सपेंसेस कहते हैं। व्यय तो आप लोग एकदम पक्का जानते ही हो गए यार, खर्चा। व्यय मतलब खर्च। खर्च के बारे में तो सबको पता है कि खर्च क्या होता है, ठीक है। तो खर्च क्या होता है, व्यय क्या होता है, ये जान लो, ठीक है। तो बोला क्या? व्यवसाय में आगम प्राप्त करने के लिए, समझो, व्यय किस लिए किया जाता है? आगम की प्राप्ति के लिए। पैसा प्राप्त करना है, आय प्राप्त करना है, आगम प्राप्त करना है, उसके लिए, ठीक है। उसके लिए उसकी प्रक्रिया में लगाई गई जो भी लागत है, यानी उसकी प्रक्रिया में, आगम को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो जो खर्चा, जो जो पैसा लग रहा है, जहां जहां भी चीजें जा रही है, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, वो सारे के सारे खर्च क्या कहलाते हैं? वो व्यय कहलाते हैं, ठीक है। समांतर व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि में उपयोग की गई सेवा अथवा उपयोग की गई संपत्तियों के रूप में किया जाता है। जैसे बेचे गए माल की लागत, वेतन, मजदूरी, किराया, कमीशन, बट्टा आदि, इन सब का भुगतान हो रहा है, ठीक है, या हरास का आयोजन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें व्यय की श्रेणी में आएगा। और व्यय हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यय हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यय होते हैं? पहला व्यय होता है जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, दूसरा व्यय होता है जिसको आयगत व्यय कहते हैं, तीसरा व्यय होता है जिसको स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्यय को एक्सपेंडिचर वर्ड से भी यूज किया जाता है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, ठीक है। आयगत व्यय जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा हो गया स्थगित आयगत व्यय जिसको कहते हैं डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब होता है स्थगित, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। अस्थगित भी बोल सकते हो, अस्थगित, या इसको हटा दोगे ना तो केवल स्थगित होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्थगित आयगत व्यय, बात डन है। अब होता क्या है देख लो भाई,
ये क्या क्या है, ये तीनों के तीनों। सबसे पहले पूंजीगत की बात करते हैं। पूंजीगत वाला सीधा सीधा समझो कि पूंजीगत जो हमारा व्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, वो हमारा कोई भी स्थायी संपत्ति है ना, पढ़ा ना आपने संपत्तियों का प्रकार, संपत्ति जाना ना आज की क्लास में। तो जो हमारी संपत्तियां हैं, है ना बात, जो हमारी संपत्तियां हैं वो स्थायी संपत्तियां उसमें एक है। तो स्थायी संपत्तियों में जितना भी खर्च लग रहा है, स्थायी संपत्तियों को खरीदने में, स्थायी संपत्तियों को विकसित करने में, ठीक है, उसमें जितना भी खर्च लग रहा है स्थायी संपत्तियों के ऊपर, वो सारा का सारा खर्च क्या है, पूंजीगत व्यय। यानी कोई भी खर्चा जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में, कार्य क्षमता मतलब उसको विकसित करना। जैसे देखो, एक माले का बिल्डिंग है, दूसरा माला उसका तैयार कर दिया, क्या हुआ, कार्य क्षमता बढ़ गया ना। एक माले से दो माले हो गया, तो दो माले में अब ज्यादा काम होगा ना। तो किसी भी स्थायी संपत्ति के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी कार्य जो स्थायी संपत्ति है उसको खरीदने के लिए, उसको काम लगाने के लिए, काम चलाने के लिए, उसमें जो जो खर्च कर रहे हैं स्थायी संपत्ति, वो सारे के सारे क्या है, हमारे पूंजीगत व्यय में आते हैं। तो ये देखो, किसी स्थायी संपत्ति क्रय या फिर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि यानी बढ़ाने के लिए जो भी व्यय किया जाता है वो पूंजीगत व्यय है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मशीन, फर्नीचर, भवन, इन सब के क्रय पर या फिर दीर्घकाल तक जो भी उसके लिए लाभ प्राप्त होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, यहां तक ही है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, लाभ। पूंजीगत व्यय का लाभ संस्था को दीर्घकाल तक प्राप्त होता है। मतलब ये भी बता रहा है कि पूंजीगत व्यय का एक और पॉइंट है कि इसका लाभ संस्था को लंबे समय तक मिलता है। जैसे स्थायी संपत्ति दीर्घकाल के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है जो पूंजीगत व्यय हमने किया है उसी पे किया है ना, तो उसका भी फायदा हमको कई सालों तक मिलता रहेगा, लंबे समय तक मिलता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है बात। अब देखो अगली बात, देखो नेक्स्ट, सर व्हाट अबाउट, हो गया हमारा पूंजीगत स्थायी संपत्ति वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा जो है आगम व्यय। आगम व्यय क्या है भाई, अब एक हो गया हमारा पूंजीगत स्थायी संपत्ति वाला। अब आगम व्यय को आप तुरंत चालू संपत्ति से मत जोड़ना, विद्वान लोग यही कर देते हैं। ठीक है, जो ओवर स्मार्ट होते हैं उनमें यही दिक्कत होता है कि वो क्या करते हैं ना कि एक चीजें पकड़ा, उससे दूसरी चीज समझ लिया। हालांकि ठीक है, ये सब दिमाग का यूज करोगे जितना, उतना ज्यादा दिमाग विकसित होता है, इस पे कोई कमी वाला बात नहीं है। आप जितना इसका प्रयोग करोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन रिलेट करना यहां पर नहीं है। आप आयगत, जैसे आप पूंजीगत को स्थायी संपत्ति समझ ले, तो आयगत को तुरंत चालू संपत्ति मत समझना। आयगत व्यय क्या होगा, आयगत व्यय का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी हमारा, आयगत व्यय का मतलब हो गया कि ऐसा व्यय जो हमारा क्या करता है, जो हमारे व्यापार के डे टू डे कार्यों के लिए यूज होता है। डे टू डे कार्य मतलब व्यापार का जो सामान्य संचालन है, व्यापार का जो मेन काम है, उस कार्य के लिए जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारा आयगत व्यय, सामान्य संचालन के लिए। जैसे व्यापार में सामान्य संचालन क्या होता है, व्यापार का सामान्य संचालन का मतलब होता है कि हमने माल खरीदा, माल में जो भी बनाना है, कच्चा माल खरीदा होगा तो कच्चा माल को निर्मित माल बनाया, निर्मित माल को बना करके उसको बेचा। तो यही हमारा मेन व्यापार का काम होता है ना। व्यापार का मेन काम क्या है, डे टू डे वर्क क्या है, यही है, माल खरीदा है, माल को बनाया है, माल को बेचा है, यही सारे के सारे काम। तो इन सभी चीजों के लिए, व्यापार के डे टू डे वर्क के लिए, व्यापार के सामान्य संचालन के लिए जो जो खर्च होते हैं, है ना बात, जो जो व्यय होते हैं, उन्हीं को हम लोग आगम व्यय कहते हैं, या फिर बोल लो जिसको आयगत व्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यय जिनका लाभ संस्था को केवल चालू वर्ष में ही प्राप्त होता है, ठीक है, आसान शब्दों में ये बोला है, वो हमारा आगम व्यय। जैसे किराया, वेतन आदि पर व्यय। आगम व्यय से संपत्तियों की कार्य क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है। आगम व्यय वो भी व्यय जो संपत्तियों की कार्य क्षमता को मेंटेन रखता है। पूंजीगत व्यय कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आगम व्यय कार्य क्षमता को मेंटेन रखता है। ठीक है, आगम व्यय क्या, अल्पकालीन व्यय, पूंजीगत व्यय क्या, दीर्घकालीन व्यय। पूंजीगत व्यय क्या, स्थायी संपत्तियों पर व्यय, आगम व्यय क्या, व्यापार को सामान्य संचालन के लिए करने वाला व्यय। धन्यवाद, ये बात क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात, ठीक है, यहां तक बातें डन हो गया। अगली बात हम लोग आता है सबसे मेन तीसरा, इसको समझो, स्थगित आयगत व्यय। स्थगित व्यय, आयगत व्यय, नाम में इसमें भी आगम व्यय जुड़ा है ना, आगम व्यय यानी आयगत व्यय तो है, लेकिन ये स्थगित का मतलब क्या होता है, स्थगित जानते हो, स्थगित शब्द का मतलब किसी को पता है, स्थगित शब्द का मतलब किसी को पता है क्या, कोई बच्चा ऐसा जो स्थगित शब्द का मतलब जानता हो, बोलो भाई। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो स्थगित शब्द का मतलब जानता है कि स्थगित, अब देखो में, है ना बात, कभी कभी स्कूलों में नोटिस आती है, टीचर्स को पढ़ के सुनाया जाता है या टीचर पढ़ के स्टूडेंट को सुनाते हैं, क्या एक क्या होता है, रुक जाना। ठीक है, विशाल बता रहे रुक जाना। ठीक है,
तो नोटिस आती है, बोला जाता है कि आपकी आज की जो हिंदी की क्लास है उसको स्थगित कर दी गई, या आज की क्लास को जो है स्थगित कर दी गई, ऐसा करके आता है ना। या आपकी मिलने वाली छुट्टी जो है स्थगित कर दी गई, ऐसे करके कोई भी मतलब वर्ड के साथ स्थगित वर्ड जुड़ जाता है, तो वहां पे आपको क्या फील होता है स्थगित का मतलब, बोलो। तो स्थगित का अगर एकदम सिंपल वे में समझो ना, जानते हो क्या स्थगित मतलब, एक तरह से हो गया टाल देना। अब टालना मतलब क्या होता है, जिस चीज को टाल दिया गया है, बात समझना, जिस चीज को टाल दिया गया है वो इसका मतलब नहीं कि उसको अब करना ही नहीं है, उसको करना है, लेकिन कब करना है, कुछ समय बाद करना है, ठीक है। तो स्थगित का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हमारा जो काम है उसे भविष्य में टाल देना। अब स्थगित आयगत व्यय का क्या मतलब हुआ भाई, तो स्थगित आयगत व्यय का वह हिस्सा है, स्थगित आयगत व्यय का वह हिस्सा है जिसका लाभ कई वर्षों तक आपको मिलता रहेगा। देखो आगम व्यय क्या है, आगम व्यय, आयगत व्यय ये है ना कि इसका लाभ केवल चालू वर्ष में मिलता है, करंट ईयर में, चालू वर्ष में, यानी वही 12 महीना, चालू वर्ष का मतलब समझ लो 12 महीना तक, ठीक है, जिसे हम लोग अल्पकालीन में कर देते हैं। तो ये ऐसा है जो अल्पकालीन इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, 12 महीने मिलेगा, ठीक। अब जैसे ये हो गया, लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ आपको 12 महीने से ज्यादा कई वर्षों तक मिलता रहेगा, ठीक है, ऐसा आगम व्यय है लेकिन कई वर्षों तक लाभ मिलेगा, ये हमारा स्थगित आयगत व्यय होता है। एग्जाम्पल समझ लो, बड़ा आसान एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एकदम आराम से आप समझ जाओगे। अभी स्कूल जो है गर्मी की छुट्टी के बाद खुली होगी सब लोग का, स्कूल जा रहे हो आप लोग, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हो बताओ, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बोलो। आयगत व्यय जो है वो क्या हमने बोला कि ऐसा व्यय होगा जो लंबे समय तक मिलेगा। एग्जाम्पल हमने ये बोला कि आप लोगों का अभी नया नया स्कूल खुला, नया नया मतलब का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का गर्मी की छुट्टी बीती, गर्मी की छुट्टी बाद स्कूल खुला, स्कूल खुला था, उसमें आप लोगों की जब छुट्टी हो रही होगी तो बताओ, ऐसा है कि बहुत से जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो अपने पैम्पलेट्स ला करके आपको देते हैं, देते हैं कि नहीं पैम्पलेट्स वगैरह, अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले, कुछ कोचिंग वाले, कुछ अलग कंप्यूटर क्लास वाले, तरह तरह के हैं, वो आते होंगे, वो आपको पैम्पलेट्स देते होंगे, देख इसलिए ताकि उनका प्रमोशन हो सके, उनका प्रचार हो सके, वो एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, देते हैं आप लोगों को, है ना बात। जब वो देते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग को लेते हैं और आप लोग उसका यूज कितना करते हैं बताओ, पैम्पलेट्स का कैसे यूज करते हो, पूरा यकीन के साथ हम बोल रहे हैं, ऐसे ही करते हो ना, कि लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीना पूछ के फेंक दिया, ठीक है, लिया उसको जो है रोल बना करके फेंक दिया, या फिर लेते ही ऐसे छोड़ दिया, या फिर नहीं लेंगे नहीं लेंगे भाग जाएंगे, है ना बात, इसी तरह का काम होता है ना, है कि नहीं बताओ, यही सब काम करते हो ना। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फाड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा बना के उड़ाते भी है एकदम मस्त, और कुछ लोग ऐसे भी है जो उससे हवाई जहाज बना लेंगे, तो तरह तरह की चीजें बना लेंगे, खेलने लगेंगे उसके साथ। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स वाले, आगे चल के आप लोग भी ऐसा करोगे क्या कि उसको रख लोगे और उसी के पीछे रफ करने लगोगे, कैलकुलेशन करने का काम करोगे, उसके पीछे का पेज सादा होता है तो उसमें जो है कैलकुलेशन करने का काम करोगे। तो ये जो काम है ना, ये क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्च है। अब बताओ उस पैम्पलेट का असर आपके पास, आपके दिमाग में, आपके पास कितने समय तक रहा, उस पैम्पलेट का असर कितने समय तक रहा बताओ जल्दी से। तो भाई उस पैम्पलेट का असर जो है आपके पास, आपके साथ वो कितने समय तक रहा, कुछ बच्चे घर तक भी ले जाते होंगे तो कितने समय तक उनके घर पे रहता होगा, तुरंत उसका असर चला जाता है ना बात, एकदम अल्पकालीन। तो वो क्या है, वो आयगत व्यय, वो आयगत व्यय क्योंकि उसका असर बड़ी कम समय तक रहा। लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर वही इंस्टीट्यूशन वही क्या करे, टीवी में एड लगा दे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दे, है ना बात, तो फिर उन सब का असर बताओ कितने समय तक रहेगा, क्या एक साल में असर खत्म हो जाएगा। टीवी में एड्स चल रहा है यार, कितने कितने समय तक चलता रहता है, ठीक है, कितने कितने समय तक होर्डिंग लगे रह जाते हैं बड़े बड़े, उसमें खर्च भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आयगत व्यय बहुत बड़े मात्रा में खर्च किया जा रहा है और उसका असर कई वर्षों तक मिल रहा है, दो बातें, क्या, पहली बात कि भारी मात्रा में खर्च होगा, ठीक है, पहली बात क्या होगा कि भारी मात्रा में खर्च होगा, और दूसरी बात क्या होगा, दीर्घकालीन असर होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दीर्घकालीन लाभ होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आयगत व्यय होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाने लगेगा स्थगित आयगत व्यय, डन है बात। तो स्थगित आयगत व्यय का मतलब यही होता है। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि ऐसा आगम व्यय जिनका लाभ संस्था को केवल चालू वर्ष में, ठीक है, केवल चालू वर्ष में नहीं प्राप्त नहीं होता बल्कि भावी
भावी आगामी वर्ष यानी भविष्य में भी, ठीक है, प्राप्त होता है। स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। इन व्ययों की राशि चालू वर्ष के लाभ में से अपलिखित नहीं की जाती, बल्कि किस्तों में लाभ हानि खाते में कई वर्षों तक अपलिखित होती रहती है, क्योंकि लाभ कई वर्षों तक धीरे धीरे मिलता रहता है। ठीक, जैसे बड़े पैमाने पर किया गया विज्ञापन व्यय, बहुत बड़े पैमाने में खर्चा किया विज्ञापन का। जैसे विशेष मरम्मत व्यय, कुछ ऐसा मरम्मत का खर्चा करो जो विशेष तौर पे है। संपत्तियों के विक्रय से होने वाली असाधारण हानि या फिर प्रारंभिक व्यय, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्थगित आयगत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक बात, डन है यहां तक? सबको समझ में आ गया? बोलो। चलो अब हम लोगों ने आय को भी समझ लिया। इसके अलावा हमारा जो है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ और टर्म्स को, छोटे छोटे कुछ और टर्म्स हैं। ठीक है, काफी लंबा चीज है यार। चलो थोड़ी सी बातें बाकी रह जाएंगी तो वो लोग हम लोग आगे सीख लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अगली बात यहां पर बताता है इनकम, आय। आय क्या होता है, इनकम क्या होता है? अभी आपने आगम पढ़ा था, अब आप इनकम पढ़ रहे हो, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या होता है इनकम, जानो क्या होता है कि आगम का व्यय पर जो आधिक्य कहलाता है वही इनकम कहलाता है, और इसलिए इनकम का ये सूत्र है। इनकम यानी आय, आय वह होगा जो आगम का व्यय पर आधिक्य होगा। यानी आगम कैसे कमाते हैं, व्यय करके आगम कमाते हैं ना, तो आगम अगर हम ज्यादा कमा लिए और व्यय हमारा कम हुआ, तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वही हमारा इनकम होगा। तो इसीलिए जैसे एग्जांपल यहां पे बोला कि 5,000 की लागत की माल है और आपने 7,000 में अगर बेच दिया, तो जो 2,000 रुपए प्राप्त हुआ है ना, यही क्या है, यही आपका इनकम है। 5,000 की लागत का माल आप अगर 7,000 में बेचते हो, तो जो 2,000 रुपए है वही क्या है, वही इनकम हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं लाभ। अब बोलोगे सर इसको तो लाभ कहते हैं, नहीं। कॉमर्स में, अकाउंट्स में अगर लाभ की बात किया जाए तो लाभ क्या है कि ओवरऑल जितना भी आपने आय कमाया और जितना भी व्यय हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा लाभ होगा। ठीक है, तो एक लेखांकन अवधि में, पूरा का पूरा एक लेखांकन अवधि में समस्त व्यय यानी कुल व्यय जितना भी हो गया और उस पर कुल आय जितना भी टोटल आय हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और आय ज्यादा हो गया व्यय कम हो गया, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमारा लाभ कराएगा। तो वर्ष का लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय, ये हमारा लाभ का फॉर्मूला होगा। और लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है, ध्यान रखना, लाभ से क्या होगा, पूंजी बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आप आगे भी सीखोगे, कई बार रिवाइज होगा। और हानि क्या हो गया, हानि भी यही होगा कि किसी लेखांकन अवधि में कुल आय पर कुल व्यय का जब आधिक्य होगा तो वो हानि होगा। यानी अब व्यय ज्यादा होगा, आय कम होगा, तो ये हानि हो जाएगा। तो वर्ष में हानि बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक है, ये हानि हो गया। धन्यवाद, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्या, अब आता है क्या अगला टॉपिक की वस्तु या माल। मेनली आपको माल, माल क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग माल क्या होता है, वस्तु क्या होता है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, माल क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो जानो कि एक हम लोग व्यापार चला रहे हैं ना, जब अगर व्यापार को चला रहा है तो उस व्यापार में किस चीज का, वो किसी ना किसी चीज का लेन देन कर रहा है, किसी ना किसी वस्तु का वो लेन देन कर रहा है। तो जब वो व्यापार चला रहा है और किसी ना किसी वस्तु का वो लेन देन कर रहा है, तो जिस वस्तु का वो लेन देन कर रहा है, ठीक है, जिस वस्तु का लेन देन करते हुए वो क्या कर रहा है, व्यापार चला रहा है, तो वही वस्तु क्या है, उसके लिए माल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कपड़ा का व्यापारी है, कपड़े में वो लेन देन कर रहा है, कपड़ा उसके लिए माल है। एक फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर में लेन देन करना है, फर्नीचर उसके लिए माल है। समझे बात। एक कंप्यूटर बेचने वाला आदमी है, कंप्यूटर में लेन देन कर रहा है, कंप्यूटर उसके लिए माल है। तो जिस भी वस्तु का वो लेन देन कर रहा है वही उसके लिए माल है। आप बाहर गए पकौड़ी खाने, बरसात का मौसम है ना, बात है कि नहीं, बरसात का मौसम, मस्त बारिश हो रहा है, गए बाहर पकौड़ी खाने के लिए, और जाके आप पकौड़ी खा रहे हो, तो पकौड़े जब खा रहे हो तो वो पकौड़ा जो बेच रहा है वो पकौड़ा उसके लिए क्या है, माल है। डन बात। तो जिस भी चीज में लेन देन हो रहा है ना, वही क्या है, वही जो है माल कहलाता है। डन बात। तो व्यापार में जो वस्तु पुनः विक्रय कर लाभ कमाने के उद्देश्य से या वस्तु के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में क्रय की जाती है, वो वस्तु या माल कहलाती है। सिंपल लॉजिक हमने आपको जो बताया ना, जिस भी वस्तु में लेन देन कर रहे हो ना वही माल है। सबसे आसान शब्दों में, जिस भी वस्तु में लेन देन कर रहे हो वही क्या है, वही माल है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो कि कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया कपड़ा, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा क्रय किया गया फर्नीचर, तेल मिल द्वारा जो है खरीदी गई मूंगफली या सोयाबीन, और कपड़ा मिल द्वारा खरीदा गया कपास या वस्तु, ये सब के सब क्या है, माल है। खरीदा गया, यहाँ पे बार बार वर्ड जुड़ा है, आप सिर्फ खरीदा गया नहीं, खरीदा बेचा गया, दोनों बात समझो। माल का मतलब होता है जिस भी वस्तु में लेन देन कर रहे हो, सीधा यही डेफिनेशन देना है, इससे भी बढ़िया डेफिनेशन, जिस भी वस्तु में लेन देन कर रहे हो वही वस्तु क्या है, माल है। ठीक, डन बात। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है क्रय क्या होता है। अब ये इतना आसान है कि सबको पता है, क्रय मतलब खरीदना।
विक्रय मतलब बेचना, सिंपल सा बात है। क्रय मतलब क्या है? खरीदना। लेकिन जब हम क्रय बोलते हैं खरीदना, तो यहां पे सब कुछ को खरीदना क्रय नहीं कहेंगे। यहां पे सब कुछ को खरीदना क्रय नहीं कहेंगे। कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में बड़ा विचित्र बात है, यही तो बात है। इसीलिए शब्दों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखो, हम सब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो क्रय शब्द है ना, वो ज्यादातर किसके लिए यूज होगा? हम लोग यहां पर खरीदना मतलब क्रय होता है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? माल। माल खरीदना हमारा क्रय कहलाता है ना बात? ठीक है। बाकी हम मशीन खरीदा, ये सब खरीदा, उसको हम लोग क्रय शब्द नहीं बोलते हैं, बस मशीन खरीदा, मशीन खरीदा, खरीदा शब्द साधते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्रय का मतलब होगा, जान लेना क्या? माल को खरीदना। और विक्रय का मतलब होगा एक्चुअल में क्या? माल को बेचना। ठीक है। तो क्रय क्या हो गया? खरीदना, माल खरीदना, वो क्रय हो गया। विक्रय क्या हो गया? अच्छा, क्रय वापसी हो गया। क्रय वापसी को इतने नामों से जाना जाता है, क्रय वापसी, क्रय प्रत्यय, या निर्गत प्रत्यय, या बाह्य प्रत्यय, इतने नाम से क्रय वापसी को जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? खरीदा हुआ माल वापस किया। ठीक है, खरीदा हमने माल, उसको हमने वापस कर दिया, वो क्या हो गया? क्रय वापसी हो गया। ठीक, सेम इसी तरह विक्रय क्या होगा? समझ में आ रहा होगा कि माल को बेचना। विक्रय मतलब बेचना, किसकी बात करेगा? माल को। ठीक है, माल बेचना। ठीक, ये हो गया विक्रय। और जब विक्रय जान लिया तो विक्रय वापसी भी होगा। विक्रय वापसी क्या होगा भाई? जो हमने माल बेचा है उसमें से जो है वापस भी तो आ सकता है। हमने किसी को माल बेचा है, वो हमको माल वापस भी तो लौटा सकता है। तो विक्रय वापसी क्या होगा? बेचा हुआ माल वापस आना। ठीक है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, ये भी डन है। आगे समझ में? ठीक, नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट बात अगर हम लोग ये जान गए तो फिर अगली बात देखो क्या है? लागत। लागत, वह नहीं, लागत। लागत क्या होता है? लागत का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी चीज को करने में जो भी खर्चा होता है वही लागत होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है? किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए जो व्यय करना पड़ता है अथवा जिस धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे उस वस्तु या सेवा की लागत कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए, ऐसे समझो, किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए आप जितना भी खर्चा करते हो, जितने भी धनराशि का व्यवस्था करते हो, वही लागत है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अभी 2.0 जो है बैच लोगे, उदय 2.0, इस बैच को लेने के लिए आपने जो पैसे की व्यवस्था किया, वही क्या है? इस बैच की लागत है, कॉस्ट। डन है बात? तो लागत का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उपयोग करने के लिए आप जिस भी धनराशि का खर्च करते हो या जिस धनराशि की व्यवस्था करते हो, वही क्या है? लागत है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी वस्तु को प्राप्त करने अथवा कोई सेवा को प्रदान करने में उस वस्तु या सेवा संबंधी जो भी व्यय किया जाता है उसे वस्तु की या सेवा की लागत कहते हैं। यही बात हमने समझा दिया एग्जांपल से भी। डन है बात? यहां तक बात हो गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है, इन पॉइंट्स को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। जैसे देखो, ये रहतिया है, ठीक है, ये देनदार है, फिर ये लेनदार है, ये कुछ पॉइंट्स और है, 3-4, इनको जो है अगले दिन हम लोग कंप्लीट किया जाए। तो आज की